देखिए हमारी जो पूरी पोएम है उसके कीवर्ड्स को मैं टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, या आप कह सकते हैं कि इस पोएम को ही मैं 3 पार्ट्स में बांट रही हूँ। क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स का होमवर्क हेल्प बाय आरजी पर स्वागत है। आज हम द बॉल पोएम के कुछ ऐसे कीवर्ड्स करने वाले हैं जिनको समझने के बाद आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स रटने नहीं पड़ेंगे, और इसके अलावा इससे आपकी इंग्लिश राइटिंग में भी बहुत ज्यादा सुधार होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। ये है क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट में दी गई द बॉल पोएम। इसकी समरी आप लोग समझ सकते हैं पढ़कर, या यूट्यूब पर बहुत से चैनल्स पर समरी दी हुई है, शॉर्ट समरी भी है, लॉन्ग समरी भी अवेलेबल है। यहाँ पर मैं आपके साथ सिर्फ कीवर्ड्स डिस्कस करने वाली हूँ, या कुछ ऐसी बातें डिस्कस करने वाली हूँ जिनको आंसर में लिखना बहुत जरूरी है अगर आपको उसमें फुल मार्क्स चाहिए तो। यहाँ पर हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में जहाँ पर नेल्सन मंडेला के कीवर्ड्स दिए थे उसे आप लोगों ने बहुत ही सराहा। यहाँ पर आज हम जॉन बेरीमैन की इस छोटी सी पोएम के कीवर्ड्स समझने वाले हैं और इससे आपको बहुत सी नई बातें भी सीखने को मिलेंगी। देखिए हमारी जो पूरी पोएम है उसके कीवर्ड्स को मैं टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, या आप कह सकते हैं कि इस पोएम को ही मैं 3 पार्ट्स में बांट रही हूँ। एक तो कि बॉल कैसे खो गई या कैसे गुम हो गई। दूसरा हमारा फेज आता है कि बच्चे की फीलिंग्स क्या थी बॉल के गुम हो जाने के बाद। और तीसरी बात जो छुपी हुई है, जो हमें सामने सामने नहीं दिखाई दे रही है, वो ये है कि पोएम हमें क्या मैसेज देना चाह रही है। तो तीनों ही पार्ट्स में आपको किस तरीके के शब्दों का उपयोग करना है वो आपको ध्यान से सीखना है। सबसे पहला लेते हैं, हाउ वॉज द बॉल लॉस्ट। इसमें सिर्फ 3 ही मेन वर्ड है क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। पहला वर्ड है मैरिली, मतलब खुशी से, बाउंसिंग कूदते हुए, और फेल मतलब गिर गई। हमें पोएम के शुरू की ही कुछ पंक्तियों में बताया गया है, द बॉल वेंट मेरिली बाउंसिंग एंड फेल इनटू द वाटर, यानी कि बॉल जो है वो गई और खुशी से लुढ़कते पुढ़कते पानी में गिर गई। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जो वर्ड है मेरिली, इसका और मैरी के डिफरेंस को समझना जरूरी है। ये आपकी जनरल नॉलेज के काम आ सकता है। देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको ये दोनों वर्ड दिखाई दे रहे हैं। इसमें ए है मैरी, MARRY, और इसमें ई है ME, मैरी। तो मैरी वर्ड जो है हमारा मैरी से बनता है मैरिज यानी कि शादी, और ME होता है मेरी। साउंड का फर्क देखिए जब मैं बोल रही हूँ मैरी और मैरी। तो मैरी मतलब खुश होना, खुशी से। जब आप लोग बोलते हैं 25 दिसंबर को मैरी क्रिसमस, तो वहां पर आप मैरी क्रिसमस नहीं बोलते, आप क्रिसमस से शादी नहीं कर रहे हैं। आप जैसे हम हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं तो क्रिसमस के साथ हम मैरी बोलते हैं, मैरी क्रिसमस। तो यहाँ पर जो बॉल है उसके लिए हमने मैरिली वर्ड यूज किया है। तो ये आपको याद रखने हैं। यहाँ पर आपको पता लग गया मैरी और मैरी में क्या फर्क है, इससे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, तो टीचर समझ जाएगा कि बच्चा बारीकी से पढ़ता है। अब हमारा सेकेंड पार्ट जिसमें बच्चे की फीलिंग्स बताई गई हैं बॉल के गुम हो जाने के बाद, इसमें थोड़े ज्यादा वर्ड्स हैं और थोड़े न्यू वर्ड्स भी हो सकते हैं आपके लिए, इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहला वर्ड है सैड या अपसेट। ये सबके लिए आसान है कि बॉल गुम हो जाने के बाद द बॉय वॉज वेरी सैड और अपसेट, वो बहुत उदास था। सेकेंड वर्ड आता है स्टिफ विद शॉक और रिजिड। शॉक से यानी कि जो उसको धक्का लगा, एक जो दुख लगा, उससे वो स्टिफ हो गया, बिल्कुल जाम हो गया, रिजिड हो गया, वहां से हिल नहीं पा रहा, उसी पोजीशन में रह गया। इसके लिए पोएम में हमें वर्ड दिया गया अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अल्टीमेट होता है कि बिल्कुल लास्ट जो चीज होती है, अल्टीमेटली आखिर वाला, यानी कि बहुत ज्यादा वाला। अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, इतना ज्यादा जो हिला देने वाला दुख था। ग्रीफ वर्ड भी याद रखना है, ग्रीफ का मतलब है दुख। तो बुरी तरह से जो हिला देने वाला दुख था उसने लड़के की बॉडी को फिक्स कर दिया, जाम कर दिया। यानी इतना ज्यादा दुख था, जैसे कहते हैं ना, इतना ज्यादा दुख था कि मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर गया कि क्या करना है और क्या नहीं करना, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मेरा तो शरीर जैसे जड़ हो गया। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा लिटरेरी डिवाइस भी छुपा हुआ है। देखो आपने देखा अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, मैंने कहा शेकिंग, हिला देने वाला, एंड फिक्सेस द बॉडी, कि हिला देने वाले ग्रीफ ने उसकी बॉडी को जाम कर दिया। दोनों ऑपोजिट वर्ड है ना, शेकिंग हिला देना और फिक्स जाम कर देना। तो जब एक ही लाइन में इस तरीके के दो ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड यूज किए जाते हैं तो वहां पर हमारा लिटरेरी डिवाइस यूज होता है जिसका नाम होता है ऑक्सीमोरोन। अगर आप लिटरेरी डिवाइस के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए। चलिए थर्ड वर्ड है ट्रेम्बलिंग, मतलब कांपना। ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना। आप डर से भी कांप सकते हैं, आप
सर्दी से शिवर करते हैं तो उसको भी ट्रेम्बलिंग कह सकते हैं, कांप सकते हैं। यहाँ पर बच्चा जो है वो दुख से कांप रहा है। स्टेयरिंग, स्टेयर का मतलब होता है घूरना किसी चीज को। वो वहां बैठा है और वो सिर्फ उसी जगह को, वो जो बॉल पानी में गिरी हुई है उसी को घूरे जा रहा है, उसी को देखे जा रहा है और कुछ उसको सूझ ही नहीं रहा है, क्योंकि दुख से, ग्रीफ से उसकी बॉडी जड़ हो चुकी है। पांचवा पॉइंट है ओवर पावर्ड विद ग्रीफ। इतना ज्यादा दुख से ग्रसित है, उस चीज को हम कह सकते हैं ओवर पावर्ड विद ग्रीफ। दुख ने उसके ऊपर पूरी तरीके से अपना कब्जा कर लिया है। तो जो सेकंड पार्ट है उसमें बॉय की फीलिंग को दिखाने के लिए आपको ये वाले सारे वर्ड्स याद करने हैं कि वो सैड था एंड ही वाज ओवरपावर्ड विद ग्रीफ, he was trembling with sorrow, he was staring at the ball floating in the water and his body got fixed, he could not think of anything else except the ball। ठीक है, ये सारी फीलिंग्स आपको याद रखनी है। इस तरीके के वर्ड जैसे मैंने बोला है इसी तरीके से आप बोल बोलकर प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाली है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट क्या कहता है। थर्ड पार्ट में हमें बताया जा रहा है कि ये जो सारी बातें बताई गई हैं कि बॉल गुम गई, बच्चा उदास हो गया, वो इतना ज्यादा दुख से प्रभावित हो गया, तो इन सब बातों का क्या कोई मैसेज भी है? क्या इनके पीछे कोई असली अर्थ छुपा हुआ है? जी हाँ, इसके पीछे एक गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है और वो हमारे मैसेज ऑफ द पोएम में हम आपको बताते हैं। यहाँ पर वो बॉल के गुम हो जाने से बच्चे को लॉस का मीनिंग समझाना चाहते हैं कि कोई चीज जब खो जाती है तो उसका क्या अर्थ है। वो ये बताना चाहते हैं कि बच्चे को चीजें खोना भी आना चाहिए, कि चीज जब खो जाती है उसके बाद उसको एक्सेप्ट करो। आप लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो, अपनी डिफीट को, अपनी हार को एक्सेप्ट करना यहाँ पर सीखो। यहाँ पर आपको एक और वर्ड बताती हूँ जिसमें स्पेलिंग का बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन उससे पूरा का पूरा अर्थ बदल जाता है और जो गलतियां बहुत से लोग करते हैं। यहाँ पर ये 3 वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, LOSS लॉस, LOSE लूज, LOOSE ये भी लूज। ठीक है, सबसे पहला वाला जो है ये, इसका मतलब है लॉस यानी कि नुकसान। और अब ये जो दोनों जिनकी साउंड सेम है, ये वाला जो है लूज, इसका मतलब होता है चीज का खो जाना, जो कि हम अपनी पोएम में यूज कर रहे हैं। और ये जो लूज वर्ड है, जब हम इसकी पास्ट फॉर्म यूज करते हैं तो ये बन जाता है लॉस्ट, LOST लॉस्ट। आपको लॉस्ट एंड फाउंड भी लिखना सिखाया होगा ना शायद, तो वो वाला होता है ये। और ये वाला जो है हमारा LOOSE, ये है ढीला, ढीला पजामा, LOOSE लूज, कि पजामा लूज है या चूड़ी लूज है या कुछ और आपने पहना है, कुछ हेयर बैंड पहना है, वो लूज है, ढीला है। तो ध्यान रखिएगा जब भी DOO आ रहा है वहां पर वो चीज लूज है, ढीली है, उसको याद रखिए। और लॉस और लूज, लॉस जो है वो हमारा नाउन है और लूज ये जो LOSE वाला है ये आपकी वर्ब है। इनको यूज करना सीखिए, प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे आपको आ जाएगा। यहाँ पर कुछ फिगरेटिव मीनिंग भी छुपे हुए हैं। लर्न हाउ टू कोप अप विद द लॉस। इस पोएम के थ्रू आपको ये बताया जा रहा है कि जब आपका किसी चीज का नुकसान हो जाता है तो आपको उसको कोप अप कैसे करना है, उसको कैसे झेलना है और उस दुख के बावजूद आपको कैसे खड़े होना है। यहाँ पर लॉस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपकी कोई चीज खो गई, लॉस का मतलब आपके किसी नियर एंड डियर वन की डेथ होने पर आपको उस दुख से कैसे उभर कर आना है, इस लॉस का मतलब वो भी है। और साथ के साथ ये आपको बताना चाह रहे हैं कि हाउ टू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, कि कोई चीज खोने के बाद आप और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कैसे बनेंगे। आपकी चीज खो गई तो आप रिस्पॉन्सिबल कैसे बनेंगे कि आप अगली बार से अपनी चीजों की वैल्यू करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, प्रिजर्व करके रखेंगे, संभाल कर रखेंगे। यू विल बिकम मोर विजिलेंट और कॉशियस, यानी कि आप ज्यादा सचेत हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे। आप बिल्कुल ध्यान रख के चलेंगे कि अगर इस कांच के ग्लास को, जो कि बिल्कुल टेबल के एज पर रखा है, अगर मैंने इसको साइड में नहीं किया तो ये हाथ लगकर नीचे गिर जाएगा और टूट जाएगा। स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है? इसके पीछे एक स्पिरिचुअल मीनिंग भी छुपा हुआ है। डू नॉट क्राई फॉर मटेरियलिस्टिक थिंग्स, यानी कि ये जो फिजिकल चीजें हैं दुनिया में, यानी कि हमारी प्यारी चीजें जो हमें अच्छी लगती है, हमारा मोबाइल, हमारा पेन, हमारी बाइक, ये जो चीजें हैं अगर ये टूट गई, खराब हो गई, खो गई या चोरी हो गई तो हमें उसके लिए रोना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं और ये कभी ना कभी टूटेंगी, खराब होंगी या जाएंगी। यहाँ पर मैं आपको बोनस में एक चीज और बता देती हूँ, चलो, कि इस पोएम के लिए कोटेशंस क्या क्या यूज कर सकते हैं हम। नथिंग इज एटर्नल, यानी कि कुछ भी परमानेंट नहीं है इस जीवन में, कोई वस्तु परमानेंट नहीं है। कोई घड़ा है तो उसको टूटना है, कोई फोन है तो उसको खराब होना है।
इवन हम जो इंसान हैं, ह्यूमंस हैं, मैन है, मैन इज ऑल्सो मॉर्टल, मैन भी नश्वर है। इंसान नश्वर है, वो हमेशा के लिए अजर अमर नहीं हो सकता, उसे भी कभी ना कभी मरना है, उसकी भी कभी ना कभी एक्सपायरी डेट आएगी। और सबसे बड़ी शिक्षा जो हमें इस पोएम से मिलती है वो है एक्सपीरियंस लॉस एंड सर्वाइव, यानी कि लॉस को एक्सपीरियंस करो, उसको झेलो और उसके बाद सरवाइव करना सीखो। जब कोई आपका नियर एंड डियर वन मर गया है तो ऐसा नहीं है कि आप भी उसके साथ ही मर जाओगे, या आपका फोन अगर टूट गया है तो ये नहीं है कि आप रो रो के पूरे घर को दुखी कर दोगे कि मेरा तो फोन गुम हो गया, मैं तो अब खाना पीना सब छोड़ दूंगा, मेरी जिंदगी में तो कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हमारी जो पोएम है उसके साथ हमारी ये दो कोटेशन अप्लाई होती हैं, नथिंग इज एटर्नल, और दूसरा बताया जा रहा है एक्सपीरियंस लॉस एंड सर्वाइव। ये जो तीसरा है मैन इज मॉर्टल, ये इसका बहुत ही इनडायरेक्ट, बहुत दूर का रेफरेंस दिया जा रहा है, डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा। लेकिन आप अपनी बुक में ही आगे पढ़ेंगे द सर्मन एट बनारस में, वहां पर गौतम बुद्ध जो है किस्सा गौतमी को ये वाली बात समझाने की कोशिश करते हैं कि मैन इज मॉर्टल, जब उनका बेटा मर जाता है तो वो आप वहां पर पढ़ेंगे। फिलहाल हम इसको यहाँ खत्म करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिली होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।